अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही? जी यस सर। सर, जी सर आ रही है। ओके। सब लोग आ गए हैं? शुड आई स्टार्ट या वेट कर लें? आई कैन सी ओनली 9 पीपल सो फार। सर वेट कर लें। ठीक है। सर आपने स्टार्ट के अंदर शायद RIMM से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करी है शुरू के 15 to 10 मिनट। सर काइंडली अगर वो हो सके तो रिपीट कर दीजिएगा जो वो डॉक्यूमेंट। हाँ, वो आज मैंने एक स्पेसिफिकली एक स्लाइड उसकी रखी है अलग से आप लोगों को क्लियर ओके, करने के लिए, तो वो सही है सर। उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। मुझे अंदाजा था कि बाज़ लोग थोड़ा सा लेट होते हैं ऑफिस की वजह से, तो उसको मैंने जी जी लास्ट में सर। रखा है। ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड के ऊपर हम RIMM को क्लियर करेंगे। मैंने ये लेक्चर और वो जो असाइनमेंट है वो मैंने LMS के ऊपर अपलोड भी कर दिया है। जी सर। जी सर। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी क्लास हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई काम होता है? मैनेजमेंट या सीनियर लोग इस बारे में कोई डिस्कशन करते हैं, नहीं करते, क्या सिस्टम होता सर हमारा तो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि हमारा तो पूरा डिपार्टमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का। है? ठीक है, लेकिन जी। अमूमन उसके अंदर जो है वो बहुत स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जिनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, और जहाँ पे IT के एलिमेंट्स आ जाते हैं वो फिर IT के लिए भी एक टीम होती है जो कि देख रही होती है। यस सर, लेकिन ऐसे ही होता है। अमूमन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी लेवल के कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर हो रहा होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। अमूमन हमारे यहाँ रिस्क को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है, हम लोग एक स्टेटमेंट देके खामोश हो जाते हैं कि यार किस्मत में था तो ये हो गया, और उसी की बेसिस के ऊपर फिर फर्दर अप्रूवल लिए जा रहे होते हैं, और ये कि इस तरह की सारे मामला होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है बाकायदा एक साइंस है, इसके अंदर इनफैक्ट PhD लेवल की स्टडीज होती है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हम फाइनेंशियल रिस्क को बहुत ज़्यादा अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ों को अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ऑपरेशनल रिस्क होते हैं उनको भी हम अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन जो हमारे ये वाले रिस्क होते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं ये हम मिस कर जाते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। वी शुड नॉट डू दैट। सर हमारी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इससे रिलेटेड एक टीम है जो अपर हायरार्की जो कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट वही हैंडल करते हैं। तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इसको फर्दर दो कैटेगरी में वो ब्रेक करते हैं, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। और फिर वो बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट में रिस्क आपने जब जी स्लाइड्स पढ़ाई, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और प्रायोरिटाइजेशन वगैरह ये असेसमेंट में डाल देते हैं, और कंट्रोल के अंदर वो मैनेजमेंट, रेजोल्यूशन और मॉनिटरिंग वगैरह को हैंडल कर रहे होते हैं। उसके लिए बाकायदा डॉट वोटिंग मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू एम्प्लॉयज से भी कुछ सेशंस लेते हैं,
क्लाइंट से भी कुछ डिस्कशन होती है उसके ऊपर, मगर उनको क्लाइंट को यही अंदाजा हो रहा होता है कि शायद ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो वो इन टर्म ऑफ क्वेश्चंस जो है सारे के सारे प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर ही आ रहे होते हैं। रिस्क ट्रांसफरिंग, रिस्क रिडक्शन, एलिमेंट प्लानिंग और प्लानिंग इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर ये चीजें हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, मेरी एक और एक्सपीरियंस भी है। वो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ये देखा है कि जो कंपनीज होती हैं वो अगर रिस्क के ऊपर काम कर रही होती हैं और काम के लिए वो डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट एक दफा बनता है उसके बाद फिर रख दिया जाता है, उसको कंटिन्यूसली रिव्यू नहीं करते। अभी हम लोग RI में प्लान देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर ये एक्टिविटी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। इसको अगर अकाउंट फॉर ना किया जाए तो आप बहुत सी चीजों से स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक जी हमारे सर। पास काफी लोग आ गए। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा जी, ये PDCA साइकिल आप लोग क्लियर हुआ। अच्छा, ये PDCA साइकिल जो है ना, ये सिर्फ रिस्क के साथ एसोसिएटेड नहीं है। यही PDCA साइकिल आपको क्वालिटी एश्योरेंस पे भी मिलेगा, अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस देख रहे हैं उसमें भी मिलेगा, प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होती है उसके अंदर भी ये काम हो रहा होता है। तो PDCA साइकिल जो है, इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग, वेरी जेनेरिक टूल, जिसके अंदर हम चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे जा रहे होते हैं। और हर डोमेन के हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जो प्लान की डेफिनेशन है, डू, चेक और एक्ट की डेफिनेशन है, ये फर्क होती रहती है whenever जो जिस डोमेन में चल रहा होता है। तो हमारे यहाँ रिस्क के पर्सपेक्टिव से आप ये करते हैं कि आप एक छोटे एरिया के ऊपर इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद अगर आपके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो फिर आप इसको आगे लेके चले जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आजकल कोविड की जो वैक्सीन है उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ रिस्क के पर्सपेक्टिव से, स्पीडी से साइकिल के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्लान का फेज बनाया, उस प्लान के फेज के अंदर उन्होंने उस वैक्सीन को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उन्होंने जो टेस्ट वेस्ट करने थे, टेस्ट वगैरह किए चूहों के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर, और उससे एक रिजल्ट्स डेवलप किए, एक चीज़ को डेवलप कर लिया। जो डू फेज है उसके अंदर उन्होंने इसमें स्मॉलर स्केल के ऊपर लोगों पे इम्प्लीमेंट किया। जैसे अब 5, 6 या 7, 8 डिफरेंट कंपनीज हैं ग्लोबली जो कि इस वक्त वैक्सीन की मास प्रोडक्शन पे काम शुरू कर रहे हैं। फाइजर भी है उसमें से और जॉनसन जॉनसन भी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो लोग ये कर रहे हैं कि ह्यूमन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि वो लोग जिनके ऊपर कोविड के असरात हुए थे या कोविड उनको हुआ है, उन पे ये वैक्सीन किस तरह से काम कर रही है, फिर उनको एनालाइज किया जा रहा है, उनके फर्दर टेस्ट किए जा रहे हैं। जब ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये प्लान और डू का साइकिल जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसको चेक करते रहेंगे कि उसके रिजल्ट्स उनके मतलब के आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर वो एक्ट वाले फेज में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये इसकी मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कि इसको हम आम आवाम तक उसको पहुंचाया जा सके। सो बाय द वे, ये साइकिल, ये सॉरी वैक्सीन है, ये जब भी लॉन्च होगी आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है। पता नहीं उस वक्त हमारी क्लासेस तो फिर खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन जस्ट वांटेड टू शेयर, आपने इस चीज का ख्याल जरूर रखना है कि आप या आपके दोस्त अहबाब या फैमिली में कोई भी इस वैक्सीन को इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, मेक श्योर कि वो वैक्सीन सही जरिए से आप तक पहुंच रही हो। क्योंकि वजह उसकी ये है कि इसकी डिमांड ग्लोबली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चांसेस हैं कि इसकी जो डुप्लीकेशन है या इसकी जो फौजरी है या लोग इसकी 2 नंबर दवाइयां जो बनाएंगे वो बहुत कॉमन हो जाएंगी। तो हम तो वैसे भी इस काम के अंदर बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने अगर कभी इस वैक्सीन की तरफ आगे जाएं, या अल्लाह ना करे वैसे ज़रूरत पड़े कभी, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है आपको या आपकी फैमिली में या दोस्तों में, तो आपने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि ये जो दवा है जहां से आप ले रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक चीज हो। जो चीज डेवलप होने में इतना टाइम ले रही है, इतना मुश्किल हो रही है, उसकी 2 नंबर दवा जो है आप सोच सकते हैं कि वो कितनी फेटल हो सकती है, कितनी नुकसानदेह हो सकती है किसी भी के लिए भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बस ये जरूर इंश्योर कीजिएगा अपने एंड के ऊपर। वैसे अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब रखे और सबको खैर आफियत से रखे। अच्छा जी, लेट्स मूव। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी रिस्क की इवैल्यूएशन जो है वो किस तरह से होगी। ठीक है, अच्छा,
रिस्क की इवैल्यूएशन को हम फर्दर थोड़ा सा और डिटरमिन करते हैं कि वो किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं। हमने जो शुरू में 5 चीजें पढ़ी थी, अब हम उसको एक एक करके ड्रिल डाउन करेंगे कि क्या हो रहा है। Risk evaluation is a determination of risk management priorities through establishment of qualitative and quantitative relationship between benefits and associated risks. इसको दोबारा से पढ़ते हैं। Risk evaluation या is as determined as the risk management priorities through establishment of qualitative and or quantitative relationship between the benefits and associated risks. अब आप लोगों से सवाल ये है कि what do you understand by qualitative and quantitative? कोई एग्जांपल के साथ मुझे समझाइए। सर क्वालिटेटिव मतलब ये कि हम उसको एग्जैक्ट वे में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव हम एग्जैक्ट वे के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है वो हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव है। मगर अगर हमें मतलब पेन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव है। उसको स्केलाइज कर किया जा सकता है कि ज्यादा दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है। और वंस अगेन स्केल तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो है वो सब्जेक्टिव ही होगा, बिकॉज जो भी उसको सेंस कर रहा है वो कोई प्रॉपर मैकेनिज्म तो एग्जिस्ट नहीं करता कि हम किसको कितना पेन हो रहा है। अब अगर किसी के हाथ में दर्द है या किसी के पैर में कोई चोट लगी है तो उसको कितना दर्द हो रहा है इसका कोई मेजरमेंट या कोई आला मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि वो खुद बताए कि मुझे ज्यादा दर्द है या कम दर्द है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली आप रिस्क की मैनेजमेंट प्रायोरिटीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट प्रायोरिटीज क्या होती है जी? मैनेजमेंट प्रायोरिटीज ये होती हैं कि आपने किस रिस्क को इम्पोर्टेंस देनी है और किस रिस्क को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी किसी जगह पार्क करनी है, ठीक है? आप शारा फैसल पे किसी जगह पर मौजूद हैं और आपने अपनी गाड़ी पार्क करनी है। अब आपके पास अगर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां प्रॉपर पार्किंग का निजाम है, जो कि शारा फैसल में अमूमन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत थोड़ी सी गाड़ियों की जगह होती है, तो वहां तो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी गाड़ी पार्क होगी, साफ सुथरे तरीके से आप गाड़ी से उतरेंगे, साफ सुथरे तरीके से आप बैठ जाएंगे। लेकिन अमूमन जगहें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती, तो आपको गाड़ी को या तो आप सड़क पे अधूरा छोड़ के चले जाते हैं या आप गाड़ी जो है किसी को दे देते हैं चाबी कि भाई किसी जगह पार्क कर दो और जब मैं वापस आऊं तो गाड़ी दे देना, इससे वैले की सर्विस होती है। और तीसरी चीज आपके पास ये होती है कि अच्छा आप गाड़ी किसी सड़क के किनारे, जहां पर एटलीस्ट गाड़ी से वो उसका कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई गाड़ी खराब ना करे, लेकिन वो थोड़ी गंदी जगह है, थोड़ी सी कचरा है वहां पे, आपके पास वो चीजें आप जगह खड़ी कर सकते हैं। अमूमन लोग जो हैं वो गाड़ियां इस तरह की जगहों पे खड़ी कर देते हैं। अब देखा जाए तो वो गाड़ी के लिए जगह साफ नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, गाड़ी जो है मेन रोड पे खड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी की चाबी किसी और के पास नहीं है, तो एटलीस्ट चलो निस्बतन सेफ है तो मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने गद्दी जगह पे गाड़ी खड़ी करने का रिस्क ले लिया और आपने जो बड़ा वाला रिस्क था उससे बच गया कि जी वो कहीं किसी जगह गाड़ी किसी के और के हाथ में हो, चाबी किसी और के पास हो या सड़क के किनारे खड़ी हो तो लिफ्टर उठा के ले जाए। तो आपने क्या किया, क्वालिटेटिवली आपने या क्वालिटेटिवली चीज डिसाइड की कि आपने कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है और कौन से रिस्क के ऊपर एक्शन लेना है। तो रिस्क एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप उसकी मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ quantitative and qualitative relationship between the benefits and the associated risk। इस सिचुएशन के अंदर एसोसिएटेड रिस्क क्या था? गाड़ी गंदी जगह खड़ी हो रही है, एसोसिएटेड रिस्क है उसका। लेकिन एक बड़े रिस्क से बचत हो रही है कि गाड़ी की चाबी किसी और के पास नहीं है, गाड़ी की लिफ्टर उठा के नहीं लेके जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। The benefit of a risk evaluation is simple. It provides IT professionals with knowledge of where and how their business reputation are at risk। कुछ जगहों पे जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं
तो क्लाइंट्स आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने उस चीज को डेवलप करना होता है। एट टाइम्स आपको कुछ रिस्क उसमें आइडेंटिफाई होते हैं जिसको आप अकाउंट फॉर नहीं करते और आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार ये वो रिस्क है जिनके साथ वी कैन लिव विद। क्लाइंट के पास से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आई, उसके लिए आप मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिसीज बात करते हैं, सही से करते हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को रोक के नहीं बैठ जाते, क्योंकि प्रोजेक्ट रोक के बैठने का मतलब ये है कि आपके प्रोजेक्ट में डिलेज आ जाएंगे जो कि ज्यादा बड़ा रिस्क है। तो आप कुछ रिस्क के साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और कोशिश ये होती है कि साथ साथ जो है उन रिस्क के ऊपर आप काम करते रहें, रादर कि आप प्रोजेक्ट को होल्ड करके जब तक वो रिस्क कवर ना हो तब तक आप आगे ना बढ़े, उस चीज को आप अकाउंट फॉर नहीं करते। तो ये बेसिकली आइडिया ये है कि आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं छोटे रिस्क को बड़े रिस्क के साथ इस तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्क एवोल्यूशन। इसकी एग्जांपल जो हो सकती है ये वही वाली, ये सेम जो टेबल है ये बार बार रिपीट होकर आपके पास आएगा, मुख्तलिफ शक्लों में आएगा, मुख्तलिफ तरीकों से आएगा, लेकिन ये एक ही चीज है। लाइकलीहुड और इम्पैक्ट है। आपने क्या किया, आपने ये कहा कि जी लाइकलीहुड कि जी इसकी प्रोबेबल यानी अकरेंस के चांसेस जो है ना वो कितने हैं, कि रिस्क विल अकर, पॉसिबल है रिस्क इज लाइकली टू अकर, इम्प्रोबेबल है कि यार रिस्क अनलाइकली टू अकर, ये चांसेस नहीं है कि कम होंगे, ठीक है। फिर आप उसी रिस्क के अगेंस्ट ये बात देखते हैं कि यार क्या ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल से मुराद ये है कि लिटिल या नो इफेक्ट वाला रिस्क है, ठीक है यार गाड़ी गंदी जगह खड़ी हुई है ना तो इट्स फाइन यार, जूते गंदे होंगे ना तो ऊपर जाके मैं टिश्यू से साफ कर लूंगा। टॉलरेबल रिस्क के इफेक्ट्स आर फेल्ट बट नॉट क्रिटिकल, मतलब ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होती हैं, यानी कि सीरियस इम्पैक्ट की चीजें होती हैं जिनको आप बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मैं किसी भी तरीके से जो है ना मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार मेरी गाड़ी कोई बंदा अपनी किसी को मैं चाबी दे दूं ये वहां पे लेके चला जाए। इनटॉलरेबल क्या चीज होती है, वो चीज जो कि बड़े डिजास्टर का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी मैंने किसी जगह खड़ी कर दी, वहां पे पुलिस वाले का लिफ्टर आके उसको लेके चला गया, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। अनटॉलरेबल ये है कि जी मेरी गाड़ी की चाबी किसी और के पास थी, उसने मेरी गाड़ी मेरी गैर मौजूदगी में किसी काम में इस्तेमाल कर ली, किसी वारदात में इस्तेमाल कर ली, ये तो टॉलरेबल ही नहीं है ना, ये डिजास्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाद में वो गाड़ी के पहचान के बाद मेरी शामत आ जाएगी, मुझे 4 लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि गाड़ी कहाँ इस्तेमाल हुई थी, सही है। तो आप बेसिकली उसके लाइकलीहुड और उसके इम्पैक्ट के ऊपर एक एनालिसिस कर लेते हैं। वो चीजें जो कि ज्यादा प्रोबेबल है यानी जिनके अकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं और वो इनटॉलरेबल उस पर एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। सिमिलरली वो चीजें जो कि जिनके अकरेंस के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं या अगर वो हो भी जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत थोड़ा सा है कि आपके जूते गंदे हो गए एंड ऑल दैट, ये चीज आप उसको लेस उस इम्पैक्ट के अंदर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए इसको अंडरस्टैंड करना। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? यस सर। ओके, रिस्क एवोल्यूशन कैन बी परफॉर्म्ड इन 5 डिफरेंट स्टेप्स। अच्छा बाय द वे हमारा ये जो सेशन है वो 8 मिनट 32 सेकंड 30 सेकंड के बाद जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, तो काइंडली फौरन से दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा। Risk evaluation can be performed in 5 simple steps. Number 1, identify and prioritize the assets. इससे क्या मुराद होती है? Consider all the different types of data, software applications, servers, other assets जिसके अंदर that are being managed. Determine which of these is the most sensitive or would be most damaging to the company if compromised. आपने सबसे पहले जो चीज आइडेंटिफाई करनी है ना, वो आइडेंटिफाई ये करना है कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप अकाउंट कर रहे होते हैं, बैंक कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी चीजों को बेस लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, आप एक फैमिली ट्रिप के ऊपर कहीं जाना चाहते हैं। आपने सोचा कि जी मैं यहाँ से गवादर गाड़ी चला के जाना चाहता हूँ। आपने डिसाइड किया कि जी मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा और अपनी गाड़ी पे जाऊंगा। अब आपके पास जो चीजें देखने जैसी हैं, ये जिन चीजों के अगेंस्ट आपने रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना है या इवेलुएट करना है, वो क्या हो सकती है? आपकी गाड़ी आपका एक एसेट है,
आपकी फैमिली आपका एक एसेट है। फैमिली में आप अगर प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसमें जो टाइम लग रहा है आपका, वो भी एक एसेट है। ठीक है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी की हेल्थ, ये तमाम चीजें जो है ना आपके एसेट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सब के इर्द गिर्द सोचेंगे कि यार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप ये देखेंगे कि यार मैं इतने लंबे सफर पे जा रहा हूँ, तो आया जो मेरी गाड़ी है वो सही हालत में है, उसका इंजन प्रॉपरली ट्यून अप हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, इसके अंदर जो है ऑयल की जो मामलात हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं, इसकी ब्रेक, सस्पेंशन, इस तरह के जो मामलात हैं वो किस तरह के हैं। अगर मैं गर्मी के मौसम में जा रहा हूँ तो आया इसका एसी ठीक है कि नहीं, अगर सर्दी के मौसम में जा रहा हूँ तो इसका हीटर या इस तरह के जो मामलात हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप फिर ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये लंबा सफर है, इसके दौरान मुझे बीच में पेट्रोल पंप्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आपने बैकअप के तौर पे कुछ एडिशनल पेट्रोल के कैंस अपने पास रखे हुए हैं कि अच्छा जी ठीक है ये चीज हो गई। सिमिलरली अगर फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चे हमारे साथ हैं, तो बच्चे जो है उनमें छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है क्योंकि मौसम शायद चेंज हो जाए रास्ते में, तो आप उनके लिए दवाइयाँ अपने साथ रखते हैं, उनके खाने पीने का सामान उनके साथ रखते हैं। सिमिलरली आप बोलते हैं कि यार मेरी फैमिली है, मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, तो वो भी एक मेरा एसेट है। तो वो टाइम जो है वो अच्छे से गुजर जाए तो फिर आप कुछ चीजें सोचते हैं कि अच्छा जी हम गाड़ी में होंगे तो हम बच्चों के साथ जो है ना ये गेम्स खेलते हुए जा रहे होंगे या उनके साथ ये बातें करते हुए जा रहे होंगे, या अगर आप दोस्तों के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं आपने सोचा कि यार मेरे पास गानों की ये प्लेलिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए जो कि हम गाड़ी में जाते हुए एंजॉय कर सकें। खाने पीने का सामान हो सकता है। तो या फिर क्या क्या ये सारी चीजें आप मेंटेन करके चलते हैं। वंस अगेन इन्हीं के गिर्द आप ये जो मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट चीजें आप कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचें कि इनमें से आप कोई चीज कम कर लेते हैं। आप अपनी गाड़ी में बच्चों की दवाइयां नहीं रखते, तो खुदा ना खास्ता अगर बच्चों में से किसी की तबीयत खराब होती है तो सिचुएशन ये होती है कि जो आपका दूसरा एसेट है, यानी कि जो प्लेजर टाइम आप फैमिली के साथ गुजार रहे थे, वो खराब हो सकता है। आपको बीच में बच्चों की तबीयतों की वजह से कहीं रुकना पड़ सकता है, डिटूर करना पड़ सकता है, यानी कि अपने रास्ते से हट के किसी हॉस्पिटल या मेडिकल केयर की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जो सफर है वो लंबा हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आप अपने एसेट्स के गिर्द उनको पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार इसमें से मैं किन चीजों के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ। नंबर 2 इज लोकेट एसेट्स। फाइंड एंड लिस्ट द सोर्सेज ऑफ दोज एसेट्स जो हमने अभी कर ली, बी इट डेस्कटॉप ऑफिस कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनल सर्वर्स और एनीथिंग लाइक दैट। हमने जो भी जाने फैमिली ट्रिप वाली बात की तो उसके अंदर भी हमने गाड़ी की बात की, हमने लोगों की बात की, सामान की बात की, टाइम की बात की। यू वांट टू ट्रेस ईच एसेट बैक टू इट्स सोर्स। ये आपने इंश्योर करना है कि उसमें किसी किस्म का कहाँ तक वो चीज आ सकती है और किस तरह की बात कर सकते हैं। अगर मैं आईटी वालों की बात करूं या आईटी सिनेरियो की बात करूं या जिस जबान में ये लैंग्वेज लिखी हुई है उसी की मैं बात करूं, तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म के रिस्क के अंदर आप पहले तो लिस्ट करते हैं उन तमाम एसेट्स को कि जी कंप्यूटर्स आपने बात की, सर्वर्स की बात की, डेटा की बात की, मोबाइल सर्वर्स हो गए, और आपने ये देखना होता है कि यार वो हमारे पास किन किन जगहों पर और कहाँ पे अवेलेबल है। Third is classify the assets, यानी कि categorize each asset as either public information, sensitive information, internal information, non-sensitive internal information, compartmentalized internal information and regular information. आपने अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डिफरेंट एसेट्स को कैटेगराइज कर लिया कि ये क्या क्या चीजें हैं। ये आपके पास आईटी के इक्विपमेंट्स का एक एसेट, एक सेट कैटेगरी मौजूद है। ये आपके पास मिसाल के तौर पे डेटा की कैटेगरी है जिसको आपने फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि ये डेटा आपका कौन सा डेटा है। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ डेटा की सेंसिटिविटी की, तो वो तमाम डेटा जो कि ज्यादा सेंसिटिव है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो यूएसए के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो बहुत हाईली सेंसिटिव डेटा कंसिडर किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ हाईली सेंसिटिव डेटा के तौर पे कंसिडर की जाती है। इवन डेट ऑफ बर्थ वहां पर एट द टाइम ऑफ किसी को जब आप जॉब पे रख रहे होते हैं, फॉर्म्स के अंदर ऑप्शनल रखी जाती है कि कोई फिल करना चाहे तो फिल करे, जो फिल नहीं करना चाहता वो फिल ना करे। सेम गोज विद जेंडर। वहां पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर अपना जेंडर डिफाइन नहीं करना चाहते कि आप मेल हैं फीमेल हैं,
तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता उसके ऊपर कि वो आप उसके अंदर डिफाइन करें, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज सेंसिटिव डाटा। ठीक है, तो आप डेटा की सेंसिटिविटी के हिसाब से डेटा को अलग कर सकते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ सिक्योरिटी चेक्स या उस तरह की जो बैकअप के मैकेनिज्म है उसके हिसाब से रख सकते हैं। अगली चीज आपको आती है परफॉर्म अ थ्रेड मॉडलाइजिंग exercise. Identify and rate all the threads forced by your top rated assets. अभी जैसे हम गाड़ी की जो बात कर रहे थे ट्रैवलिंग की, उसके अंदर भी हमने यही बात की कि हमने उसके ऊपर एक सिमुलेशन रन करी कि यार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसके हिसाब से हमें किस तरह से लेके चलना है। सेम गोज विद आईटी या टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपने जो अपने एसेट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे उन एसेट्स के ऊपर आप सिमुलेट करते हैं कि यार क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो कि आ सकते हैं उन एसेट्स के अगेंस्ट। और फिर स्टेप नंबर 5 में आप कहते हैं कि फाइनलाइज डेटा एंड मेक अ प्लान। once you have the evaluation, it's time to start tackling those risks beginning with the most critical one। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं आपने सबसे पहले उनको चेक किया, उनके अगेंस्ट प्लान बनाया, उनको रोल आउट किया, आगे बढ़ गए। फिर आपने नेक्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो एसेट है आपने उसको चेक किया, थर्ड प्रायोरिटी पे चले गए, फोर्थ प्रायोरिटी पे चले गए। प्रायोरिटाइज करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम और आपकी रिसोर्सेज किसी ऐसे एसेट को सिक्योर या मैनेज करने में लग जाए जो कि लेस प्रायोरिटी का हो सकता है। अच्छा, ये स्लाइड में यहाँ पे खत्म हो गई है और हमारा कुछ सेकंड रह गए हैं सेशन को खत्म होने में, तो हम लोग डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर।